सो हाय गाइस, ये जो चैप्टर होगा ये होगा पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। जैसे कि इकोनॉमिक्स के अंदर तुम्हारे को ये चैप्टर 8 से 10 मार्क के अंदर विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन 8 मार्क का आता है, विद ऑप्शन 10 मार्क का आता है। ये चैप्टर के बारे में आपको अंडरस्टैंड करेंगे। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। देखो, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अंडरस्टैंड करने के लिए, डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, रीजन बिहाइंड इट बिकॉज इसके अंदर तुमको काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ने मिलेंगे जो आगे जाके तुमको डिग्रीज में मिलेंगे भी। ओके, सो उसके पहले इसके इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं गाइस। सो इंट्रोडक्शन देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ द ओल्ड ब्रांच। अब जाहिर सी बात है, पुराने पुराने टाइम पे, अगर महाराजाओं के टाइम पर भी अगर हम बात करेंगे तो उन टाइम पर भी खजांची होते थे जो पैसों का हिसाब किताब रखते थे, हमारा राइट। तो उस टाइम पर भी ऐसे कॉन्सेप्ट थे, तो ऐसा नहीं है कि ये न्यू कॉन्सेप्ट बना है, ये ओल्ड ब्रांच है। ओके, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। ओल्ड ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक विच हाईलाइट्स द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक। गवर्नमेंट अभी के टाइम पर है, पहले के टाइम पर राजा महाराजा होते थे, पैसों का लेन देन तभी भी होता था, सरकारी खजाने तभी भी होते थे, अभी भी होते हैं। ओके, government is a formal or informal institution created by the people to specified regions for the performing various functions of the protections from the external attack, protections and private properties of the people। अभी ये इंट्रोडक्शन है गाइस, ये तुम लोग खुद सेल्फ हो जाएगा। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आता हूँ जो तुमको यहाँ पे बोर्ड में पूछा जाएगा और तुमको अच्छे से आना भी चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस और ऑप्शनल फंक्शन। ऑब्लिगेटरी फंक्शन को तुम कंपलसरी फंक्शन भी बोल सकते हो। ये कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट को करना ही है, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑब्लिगेटरी फंक्शन कौन सा है? जैसे प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक। अपने इंडिया को एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट करना, ये गवर्नमेंट का ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। बोले तो कंपलसरी फंक्शन, ये गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। मेंटेन इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा आर द ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। उसी जगह ऑप्शनल फंक्शन क्या हो सकता है? Provisions of the education and health services, provisions for the social securities, say, like pensions and other welfare measures, etc., are the optional functions of the government। अभी तुम बोलोगे सर ये ऑप्शनल कैसे हुआ? मैं एग्जांपल देता हूँ तुमको। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी कोविड आया था, ओके, कोविड 19 आया था, तभी गवर्नमेंट ने क्या किया? जितने भी पेंशन थी, ओके, जितने भी अलावेंस थे, गवर्नमेंट के अलावेंस थे, ये सब कैंसिल कर दी। ये सब कैंसिल कर दी और ये सारा पैसा किसके लिए लगाया था? कोविड के टाइम पे जितना भी गवर्नमेंट के एक्सवाइजेड जितने भी मेडिसिन पे और एक्सवाइजेड चीजों पे लग रहे थे, वैक्सीनेशन पे लग रहे थे पैसे, तभी लगाए गए थे। तो दिस आर नोन एज एन ऑप्शनल फंक्शन। ओके, कुछ इमरजेंसी आ गई तो सबसे पहले ये सारा फंक्शन गवर्नमेंट कैंसिल करता है और इन सब फंक्शंस को मेन ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में ट्रांसफर करता है। सो इसीलिए इसको ऑप्शनल फंक्शन भी बोला जाता है। ओके, सो आते गए उसके आगे वाले पॉइंट के अंदर। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये स्ट्रक्चर है। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ओके, अगर तुम लोग अंडरस्टैंड करोगे तो पहला, सबसे पहले तुम पढ़ोगे पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिर पढ़ोगे पब्लिक से रेवेन्यू जो आता है, ओके, फिर पब्लिक डेप्थ। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इन तीनों में से रिलेटेड में ही कुछ क्वेश्चन तुमको पूछे जाएंगे। बहुत कम ऐसे चांसेस है जो यहाँ से कुछ पूछ लिया तुमको, बाकी मोस्टली तुमको ये तीन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आते गए सबसे पहले पढ़ते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या पढ़ते हैं गाइस? पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड, ओके, इंकर्ड हुआ है बाय पब्लिक अथॉरिटी। अभी पब्लिक अथॉरिटी कौन है? या तो सेंट्रल और लोकल बॉडीज है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजनशिप्स, सिटीजनशिप्स के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग में जो खर्चा होता है, जो पब्लिक के रहन सहन में जो भी खर्चा होता है, वो सब होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब ये सिटीजनशिप को सेटिस्फाई करना, देयर कलेक्टिव नीड्स फॉर प्रमोटिंग दैट इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर इज नोन एज एन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अभी जैसे कि मैंने तुम लोग को यहाँ पर पहले भी बताया था, ओके, अभी यहाँ पर अगर आओगे तो मैंने पहले भी बताया था कि ऑब्लिगेटरी वो फंक्शन होता है जो मेन फंक्शन है, जो सरकार को करना ही करना है, और ऑप्शनल फंक्शन वो है जो गवर्नमेंट चाहे तो कर सक ना भी करे, बट इसके जब पैसे, जब गवर्नमेंट में प्रॉब्लम आती है तब इसके पैसे मेन फंक्शन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपको समझा? ओके, तो ये मॉडर्न गवर्नमेंट है। ओके, ये मॉडर्न गवर्नमेंट है और ये ओल्ड गवर्नमेंट है। पुरानी जो गवर्नमेंट थी वो ऑब्लिगेटरी फंक्शन ही करती थी, बट अभी की जो गवर्नमेंट है वो ऑप्शनल फंक्शन भी साथ में करती है ऑब्लिगेटरी के साथ में। तो तुमको यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन में यही मिलेगा। ये लोग क्या बोल रहे हैं? टिल 20th century the majority of the government have adopted policy of laissez-faire। laissez-faire मतलब जो चल रहा है वो चल रहा है, nothing changed, जैसा है वैसा ही। अब ये अंडर laissez-faire पॉलिसी क्या बोलते हैं? द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वर restricted
टू द ऑब्लिगेटरी फंक्शन ओनली। ये सिर्फ ऑब्लिगेटरी बोले तो मेन फंक्शन ही करते थे, ऑप्शनल फंक्शन करते ही नहीं थे। बट मॉडर्न गवर्नमेंट क्या बोलती है, ऑब्लिगेटरी फंक्शन बोले तो अपना मेन फंक्शन तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ में और भी काफी सारे फंक्शन गवर्नमेंट को करने चाहिए। तो क्या बोलते हैं, बट द मेन गवर्नमेंट आर नॉट ओनली परफॉर्मिंग द ऑब्लिगेटरी फंक्शन सच एज डिफेंस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, but also performs optional functions like promoting social and economical development of the countries. Okay, ऑप्शनल फंक्शंस भी वो लोग करते हैं। अब सबसे पहला चीज तो तुमको तुम्हारे नजर में आएगी, वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, ये पढ़ने मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले ये जो चीज पॉइंट तुमको मिलता है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है गाइस, ये इनको तुम बोल सकते हो कॉस्ट। ओके, कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जितने भी डे टू डे एक्सपेंडिचर्स बनते हैं, ये सारी चीजें आप पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनके अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज फॉर इंक्लूडिंग कैरिंग ऑफ डे टू डे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अभी डे टू डे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज इंक्ल रेगुलरली। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव बोले तो जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट्स के जितने भी लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एमएलए है, एमपी है, इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होते हैं, वो उनकी सैलरी, उनका अलाउंस एंड उनकी पेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ये सब अरेंज आ जाते हैं तुम्हारे पब्लिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बोले तो अगर मैं शॉर्टकट में इसको समझाऊं तो ये वन वे कॉस्ट है, इसका रिप्लाई कुछ नहीं है। मतलब सिर्फ पैसा जाना है, आना कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं। अब दूसरा चीज पढ़ते हैं। ओके, क्योंकि ये भी तो खर्चा ही है ना। गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो काम किसके लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी एमएलए हैं, अच्छा वो बात अलग है, वो पैसे अलग कमाते हैं, बट दिखने में तो वो काम हमारे लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वो काम तो हमारे लिए कर रहे हैं। कंट्री के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जितने भी सिविल सर्विसेज के लोग हैं, वो काम किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी सैलरी, उनका रहना, उनका सहना, उनका अलावेंस, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, हर वो चीज देना किसको पड़ेगा, हम ही को देना पड़ेगा। इसीलिए उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बोला गया। ओके, अब पढ़ते हैं उसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो पहला वाला अपन ने क्या पढ़ा था कि पैसा जा रहा है। ओके, पैसा जा रहा है लेकिन पैसा आ नहीं रहा है, पैसा जा रहा है लेकिन पैसा कुछ रिटर्न आ नहीं रहा है। इसके अंदर अलग, कैपिटल एक्सपेंडिचर में अलग होता है। क्या पढ़ते हैं गाइस, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अटल सेतु ब्रिज है। अटल सेतु ब्रिज जो आया था ना गाइस, आई थिंक 60,000 करोड़ का कुछ लोन लेके वो जगह बना है। ओके, 60,000 करोड़ के आसपास में इतना बड़ा अमाउंट है गवर्नमेंट के ऊपर, ये डेप्थ है। बट तुमको लगता है ये लाइफ टाइम तक, जिंदगी भर तक गवर्नमेंट के ऊपर ये डेप्थ होने वाला है? एक टाइम के बाद ये पूरा पैसा पे आउट हो जाएगा। उसके बाद जितना भी गवर्नमेंट कमाती है उससे, जैसे फॉर एग्जांपल पर डे गवर्नमेंट 5 करोड़ कमा रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये उस टाइम पर तो गवर्नमेंट का इनकम होगा। अच्छा, करंटली एक्सपेंडिचर है 60,000 करोड़ गवर्नमेंट के ऊपर अभी डेप्थ है, ये करंटली अभी एक्सपेंडिचर है। बट एक बार सारा डेप्थ क्लियर होने के बाद क्या मैं बोल सकता हूँ ये 5 करोड़ गवर्नमेंट का तो पर डे का इनकम हो जाएगा, एम आई राइट? तो क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज एक्सपेंडिचर फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये जो ब्रिज बना है प्रोग्रेस ही है, ये डेवलपमेंट भी। फॉर एग्जांपल ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, लोन ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट कंपनीज, रीपेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट लोन्स एक्सेट्रा। ये सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट पे होते हैं, जो आगे जाके गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। ओके, अब थर्ड वाला पढ़ते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अभी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है ना, तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का सेकेंड पार्ट है। अभी जाहिर सी बात है कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये तो रिटर्न कुछ मिलेगा। तो क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज अ प्रोडक्टिव इन नेचर। प्रोडक्टिव इन नेचर फॉर एग्जांपल द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट ओके इन जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ओके, जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर ये प्रोसेस के अंदर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक सेकंड गाइस, जस्ट मेरे को पूरा रफ करने दो, एक मिनट। हाँ, सो स्टूडेंट्स गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आज कुछ ओके, सो गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेंडिचर किया। अभी गवर्नमेंट अगर कुछ एक्सपेंडिचर कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बना लिया, गवर्नमेंट ने एक ब्रिज बना लिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनको मैनेज करने के लिए क्या लोग नहीं लगेंगे, पीपल नहीं लगेंगे ना? तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए। अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ही इधर आ जाते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्टिव इन नेचर, द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट। ओके, क्या बोल रहे हैं,
द एक्सपेंडिचर which result into generation of employment, increase in the production, price stability, etc. is known as a development expenditure. For example, expenditure on healthcare, education, industrial development, social welfare, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों पे जो खर्चा होता है वो रिटर्न आता है इन कंडीशंस पे, लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे, इन कंडीशन लोगों के गवर्नमेंट पे, मतलब सोशल सर्विस काफ़ी काफ़ी टाइप पे उसको हेल्प आउट होता है। ओके, अब फोर्थ वाला पढ़ते गाइस, ये वाला कुछ काम करे, मतलब हमारे लिए प्रोटेक्शन है सिर्फ। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने डिफेंस के अंदर बहुत कुछ अपग्रेडेशन किए। अब जाहिर सी बात है डिफेंस का तो वैल्यू कब आएगा, जब गवर्नमेंट अपने कंट्री पर कुछ खतरा होगा या एक्सपोजर चीज होगा। अब हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे हमने डिफेंस पे खर्चा किया तो चलो वॉर वॉर छेड़ते किसी की तरफ भी। ओके, ये प्रोटेक्शन लेयर, इससे कुछ रिटर्न्स नहीं मिलता। हाँ, ये है कि हम प्रोटेक्टेड फील सेफ करते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, on the other hand, that government expenditure which does not yield any direct production impact on the country is called as a non-development expenditure. ये expenditure कौन सा है, जैसे for example administration cost, war expenditure, etc. They are unproductive in nature. इनका कोई प्रोडक्टिव नेचर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री की मिलिट्री बहुत अच्छी है, तो ऐसे तो आप बोलोगे नहीं कि चलो ठीक है कोई भी कंट्री पर अटैक करते हैं क्योंकि अपनी मिलिट्री बहुत अच्छी है। अपनी मिलिट्री हमको अच्छी करनी है, ऑब्वियसली बात हमको करनी है, बट वो काम कब आएगा, जब कोई दूसरा कंट्री हम पे अटैक करेगा तो अपनी मिलिट्री हमको बचाएगी। अब हमारी मिलिट्री अच्छी हो गई इसका मतलब ये तो नहीं हम किसको भी बोलते हैं अटैक करो हम लोग पे, हमको देख चेक करना है हमारी मिलिट्री कैसी काम कर रही है, आर्मी कैसी काम कर रही है। ओके, इसीलिए इनको नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे बोला जाता है। ओके, ये हो गया। अभी जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अभी ये कॉन्सेप्ट के अंदर अगर मैं बात करूंगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शन करती, अब गवर्नमेंट ऑप्शनल फंक्शन भी करती है। अब दोनों फंक्शन भी कर रही है, साथ ही साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो हमको यही सारी चीजें पढ़नी है कि रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऐसा क्या रीजन है जो गवर्नमेंट के पब्लिक के एक्सपेंडिचर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सबसे पहला पढ़ते हैं गाइस, इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट। ये सबसे पहला पार्ट होता है। एज मेंशन अर्लियर, द मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये जो गवर्नमेंट है ये दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ऑब्लिगेटरी भी कर रही है, ऑप्शनल भी कर रही है। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन तो जाहिर सी बात है खर्चा भी ज्यादा होगा। दिस फंक्शन इंक्लूड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क, पब्लिक रिक्रिएशंस, सोशल वेलफेयर स्कीम्स एक्सेट्रा. It is observed that new functions are continuously being undertaken and old function are performed very well efficiently। बोले very well मतलब efficiently वो उनको काम किया जा रहा है। नए फंक्शन तो गवर्नमेंट कर ही रही है, लेकिन जो पुराने फंक्शन है उनको गवर्नमेंट और अच्छे बेहतरीन तरीके से कर रही है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। उसके बाद में जैसे कि आप लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि इस पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन अगर ग्रो हो रही है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के खर्चे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को ऑब्लिगेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करना है, ऑप्शनल फंक्शन भी परफॉर्म करना है। अब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर तो बढ़ेंगे विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इज इंक्रीजिंग फास्ट। इंडिया का जो पॉपुलेशन है बहुत रैपिड वे से बढ़ रहा है। बाय 2011 सेंसस it was 1 to 1.02 crores. As a result, the government has to incur generate expenditure to fulfill its need and increasing population। जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे करना पड़ता है। ओके, एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट का बढ़ता है। उसके बाद में पढ़ते हैं गाइस ग्रोइंग अर्बनाइजेशंस। अभी अर्बनाइजेशन फॉर एग्जांपल गाइस, अर्बनाइजेशन बोले तो डेवलप्ड एरिया। अब डेवलप्ड एरिया कब होता है, जब वो पर्टिकुलर एरिया की रोड अच्छी हो, वो पर्टिकुलर एरिया में वाटर सप्लाई बराबर हो, वो पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बराबर आए, उसको बोलते हैं डेवलप्ड एरिया। ओके, जो बिल्डिंग्स रहे, स्लम्स ना रहे, तो उन सब वो सब करने के लिए तो खर्चे लगते हैं ना गाइस। ओके, वो सब करने के लिए खर्चे लगते हैं। तो देखो इस पॉइंट में क्या बोला है, स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशंस बोले तो डेवलपमेंट is the global phenomena of the day। okay, this led to increase in the government expenditure like water supply में करना पड़ता है, roads, energy, school and colleges, public transport etc, sanitization etc, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अंदर करनी पड़ती है। अब इसकी वजह से होता क्या है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं। अब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है गाइस, तो मुझे एक बात बताओ, डिफेंस के लिए तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा ना, डिफेंस के लिए भी बहुत कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोगों की सेफ्टी के लिए डिफेंस एकदम मजबूत होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, इन मॉडर्न टाइम द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग इवन इन द पीस टाइम ड्यू टू द अनस्टेबल एंड हॉस्टाइल इंटरनेशनल रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जाम्पल रशिया एंड यूक्रेन का जो वॉर था वो अनप्रडिक्टेबल था। एक रात में 3 से 4 दिन तक ये लोग का कुछ कोल्ड वॉर चला, अचानक से रशिया ने एक वॉर मिसाइल छोड़ दी रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट।
तो ये जका का जो वॉर चल रहा है, इसराइल का जो वॉर चल रहा है, दे आर अनप्रडिक्टेबल, वो कभी भी कुछ भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ओके, और जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया को रशिया को भी सपोर्ट करना है, यूक्रेन को भी सपोर्ट करना है, तो ऐसे कंडीशंस में अपन को भी स्टेबलाइज होना चाहिए। पता नहीं हमारे पर कोई वॉर छिड़ दे, तो एट दैट मोमेंट भले हम पीस पे हैं, हम लोग शांति से रह रहे हैं, बट फिर भी हमको सिक्योरिटी फुल चाहिए, तो डिफेंस के एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। अब आते हैं गाइस सेकंड पॉइंट, दैट इज डेमोक्रेटिक इन नेचर। देखो इंडिया का जो गवर्नमेंट है ना, इंडिया का जो गवर्नमेंट सबसे खर्चा किस में जाता है? इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम पे इंडिया का बहुत ज्यादा खर्चा जाता है। रीजन बिहाइंड इट, इलेक्शन कमेटी बिठानी पड़ती है, इलेक्शन काउंटिंग कमेटी बिठानी पड़ती है, फिर इलेक्शन के जितने भी मेजोरिटी जितने भी लोग हैं उनको बोलते हैं ना, सारे छोटे से छोटे लेवल वालों को भी पैसा देना पड़ता है। सो देर आर एन नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर वाइल elections. So elections, majority of the country in the world are democratic in nature. A democratic form of government is expensive due to the regular election. जैसे फॉर एग्जांपल हर 5 साल के अंदर अपना एक इलेक्शन होता है। ओके, ये होता है तुम लोग को प्रधानमंत्री इलेक्शन, फिर बाद में हर 5 साल के अंदर तुम्हारा होता है नगर सेवक का इलेक्शन। सो ये दो दो इलेक्शन होते हैं, तो ऐसे इलेक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, पैसे बहुत सारे खर्चे होते हैं ना। अभी एज फार एज आई थिंक गाइस, एक इलेक्शन करने के लिए खर्च, एक इलेक्शंस करने के लिए मैं पर्टिकुलर एक स्टेट की बात करूँ तो नहीं करके भी 1000 या 500 करोड़ के आसपास कॉस्ट होता है एक पर्टिकुलर स्टेट का, मैं पूरे कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। सो इतना एक्सपेंडिचर सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट, बोले तो सिर्फ एक महाराष्ट्र के लिए इतना पैसा लग रहा है, तो गेस करो कितने सारे स्टेट है, उन सब के कितने पैसे लगेंगे। ओके, सो क्या बोल रहे हैं, majority of the countries in the world are democratic in nature. A government from a democratic form of government is expensive due to the regular elections and other such activities. This result in increasing total expenditure of the government. फिर बाद में पढ़ते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ऐसे क्या रीजन आ जाता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है? जस्ट लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल, द गवर्नमेंट हैज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। Normally, price shows a rise trend, okay, rising trend. Due to this, the government has to incur increasing cost. Okay, इससे होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अगर मैं बात करना चाहूंगा गाइस, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कंट्री का या पर्टिकुलर इंसान का इनकम होता है स्टेगनेंट, बट पर्टिकुलर प्राइस इंक्रीज होता है। इन्फ्लेशन में यही होता है। ओके, अब फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर रीजन है, इन्फ्लेशन चल रहा है अभी मार्केट के अंदर, इन्फ्लेशन चल रहा है। ओके, अभी क्या बोलूंगा, वो पर्टिकुलर चीज की डिमांड तो उतनी है। ओके, डिमांड तो उतनी है, बट क्या मैं बोल सकता हूँ वो पर्टिकुलर चीज का प्राइस बढ़ चुका है ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम्स, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, भले गवर्नमेंट है लेकिन गवर्नमेंट को भी तो महंगे पे बाई करना पड़ेगा। ओके, अब कोई भी पर्टिकुलर चीज जो रीजनेबल भाव पे मिल रही थी बट अब वो एक्सपेंसिव भाव पे मिल रही, तो क्या मैं बोल सकता हूँ गवर्नमेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। ओके, गवर्नमेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। देखो क्या बोलते हैं वहाँ पे, जस्ट लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल, जस्ट लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल जिनकी इनकम सेम होती है बट एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट के बढ़ते रहते हैं, जस्ट लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल द गवर्नमेंट हैज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। नॉर्मली प्राइस शोज टू राइज इन ट्रेंड। ओके, अभी इन्फ्लेशन में होता क्या है, प्राइस बढ़ते रहता है और लोगों की इनकम स्टेगनेंट होती है। ड्यू टू दिस गवर्नमेंट हैव टू इंकर द इंक्रीजिंग कॉस्ट। अभी गवर्नमेंट भले गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी ये भाव देना पड़ेगा। ओके, फिर आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या बोलता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड टू एन इंक्रीज, ओके, इंक्रीज increase in the production, employment, and overall growth in the economic. Hence, the government make huge efforts in implementation of the various schemes and progress. Thus, industrial development, this results in increasing government expenditures. गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहती है, इंडस्ट्रीज को इंप्लीमेंट करती है और इंडस्ट्रीज को काफी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स देती है, काफी सारे ग्रांट एक्सेस करती है, एंड इससे होता क्या है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टअप फॉर्मेशन है, तुमने 11th में पढ़ा ही होगा कि एग्जिम बैंक हो गए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हो गए। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट से लोन लेते हैं और इससे बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। काफी सक्सेसफुल होते हैं, काफी अनसक्सेसफुल होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के तो खर्चे बढ़ रहे हैं ना। ओके, अब पढ़ते हैं 8th पॉइंट, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या बोल रहे हैं, मैनी नेचुरल एंड मैनमेड कैलामिटीज। ओके, नेचुरल जो नेचुरली होता है guys, उसका कुछ नहीं कर सकते, और मैनमेड कैलामिटी जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्राइक, लेआउट, लॉकआउट, ये सारे ना मैनमेड कैलामिटीज है। ओके, man-made calamities like earthquake, flood, etc. Okay, social unrest, etc. are occurring more frequently. ये अभी के टाइम पे नॉर्मल हो गए, बार बार आते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया, स्ट्राइक हो गई किधर भी। द गवर्नमेंट हैव्स टू स्प्रेड ह्यूज अमाउंट फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट व्हिच इंक्रीज द टोटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को काफी सारा पैसा इसमें खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि किधर भी कुछ हो गया तो आम जनता पैसा नहीं निकालती है, पैसा निकालती है गवर्नमेंट। अभी तुम बोलोगे सर गवर्नमेंट के पास हमारी तो पैसे हैं,
तो वो हमारे पैसे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको परफेक्ट वे से यूज करती है। ओके, इसीलिए अभी उसको गवर्नमेंट का पैसा तुम्हारे एडसेंस जा चुका है। ओके, द टैक्स विच यू पे इज अ डोनेशन फॉर द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वे और राइट वे से उसको एक्सपेंस कर सकती है। अब वो गवर्नमेंट का पैसा है, तो गवर्नमेंट उसको बराबर से यूज करती है जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो गाइस, आई गेस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अभी अपन पढ़ते हैं पब्लिक रेवेन्यू। तो पब्लिक रेवेन्यू पर स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस, अभी पब्लिक रेवेन्यू पढ़ते हैं। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स एग्रीगेट। देखो, एग्रीगेट का मतलब तुमको भी पता होगा, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। ओके, टोटल। अब रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? जैसे पब्लिक रेवेन्यू मींस एग्रीगेट बोले तो टोटल कलेक्शंस ऑफ इनकम, ओके, विद द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेस। अभी गवर्नमेंट के पास कौन से सोर्सेस से पैसा आता है, ये तुमको भी मालूम है। सबसे पहला चीज आता है टैक्स, दूसरा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, टैक्स रेवेन्यू पढ़ना है और नॉन टैक्स रेवेन्यू पढ़ना है, तो आगे पढ़ते गए। Public revenue hold up prominent positions in the study of public finance, which is a part of study of economics. This is a part of economics. Thus, this is necessary in public revenue arises due to the public expenditure. अभी पहले टैक्स पढ़ते हैं क्या होता है। जैसे टैक्स तुमको भी अच्छे से मालूम है, टैक्स होता क्या है, नॉन टैक्स क्या होता है, तो मैं ये सब चीजें नहीं डिक्लेयरिंग करूंगा, मैं सीधे पॉइंट पे आ जाता हूँ, दैट इज टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ओके, हम दो टाइप ऑफ टैक्स पढ़ते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं। ओके, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। ओके, ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, मुझे नोट पैड ओपन करना दो, एक मिनट। हाँ, सो गाइस, टैक्स, नॉर्मल टैक्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, पर्सन ए है, पर्सन ए है, ओके, पर्सन ए है, पर्सन ए की जो इनकम है विच इज मोर देन 10 lakhs। ओके, पर्सन ए की इनकम जो है मोर देन 10 lakhs। ओके, अब ऐसे कंडीशन में होता क्या है, जब 10 lakhs के ऊपर परसेंटेज हो जाता है तो मोर देन ऑलमोस्ट 20% उसको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है। ओके, गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है। तो 10 lakhs का 20% कितना आएगा गाइस? विच इज इक्विवेलेंट टू 2 lakhs। ओके, 2 lakhs जो होता है वो गवर्नमेंट को उसको एज एन टैक्स देना पड़ता है। ओके, टैक्स देना पड़ता है, टैक्स। तो अब इस कंडीशन में होता क्या है, क्या ये टैक्स किसी और पर्सन के ऊपर भेज सकता है? नॉट पॉसिबल। ये इसका टैक्स है तो इसी को देना पड़ेगा, कोई दूसरा आके ये टैक्स नहीं देगा। क्लियर है? ये समझा तुमको? मैं वापस से तुमको समझाता हूँ। ये पर्सन ए है, इसकी इनकम है 10 लाख रुपीज एनुअली। तो जब 10 लाख के ऊपर तुम इनकम कमाते हो तो 20% के आसपास तुमको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। अब 2 लाख के आसपास जो ये टैक्स भरेगा, 2 लाख के आसपास जो टैक्स भरेगा, क्या ये टैक्स किसी और पर्सन के ऊपर वो ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता ना, ये टैक्स इसको खुद को भरना पड़ेगा। देखो, यही चीज यहाँ पर भी बोली गई है। ओके, यही चीज यहाँ पर भी बोली गई है। ये लोग क्या बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। उसकी खुद की इनकम पे, उसकी खुद की प्रॉपर्टी पे वो ये टैक्स पे करता है। द बर्डन ऑफ द टैक्स इज borne बाय द पर्सन ऑन whom इट इज अलाइव्ड। ये बर्डन सिर्फ उसी का है जिसका वो इनकम है, ये किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते हो। ही कैनॉट ट्रांसफर हिज बर्डन ऑफ अ टैक्स टू अनदर पर्सन। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। उसका टैक्स का इम्पैक्ट और उसका इंसिडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स नहीं भरा तो इंसिडेंट में, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट सारा सेम पर्सन पे फॉल करता है, तो बेटर है टैक्स भर देने का। फॉर एग्जांपल पर्सनल टैक्स, वैट टैक्स, ये सारी चीजें जो होता है ये तुमको भरना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अभी जैसे मैं इनडायरेक्ट टैक्स पहले तुमको समझा देता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। ओके, अभी इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कैसे होता है, अंडरस्टैंड करते हैं। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, हम कोई होटल में गए। ओके, हम कोई होटल में गए, हम होटल के अंदर बिल बना दिया, हम होटल में कुछ बहुत सारा कुछ खा लिए, होटल का बिल बना है 6,000। ओके, 6,000 बिल बना, 6,000 बिल बना एंड इसका वो लोग ने लगा दिया, सपोज करके चलो 5%, 5% टैक्स लगा दिया वो लोग। ओके, 5% टैक्स लगा दिया। अब ये 5% जो टैक्स लगा है 6,000 पे। ओके, 6,000 पे टैक्स लगा है, विच इज इक्विवेलेंट टू 300। ओके, 300। अब ये जब गवर्नमेंट, ये जो वो होटल वाला हमसे पैसा लेता है 300 रुपया, इसको बोलता है इनडायरेक्ट टैक्स। गए तो हम खाना खाने गए थे,
खाना खाने गए ना, ये तो खाने का 6,000 रुपये खाने का है, बट इंक्लूडिंग 300 रुपये वो लोग ने दिया है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। हम कोई भी चीज खरीदते हैं, उसके बिहाफ पे हम अगर टैक्स पे करते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो अपनी कमाई पे हम देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे जो भी प्रोडक्ट हम जब खरीदते हैं, उसके टैक्स का हम लोग जो पैसा देते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एक बार रीड करके देखते हैं गाइस, इजी पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या बोलता है? इट इज लिव ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। It is paid at the time of production and the sales and purchase of the commodity or a services। या तो तुम प्रोडक्शन करो या सेल्स करो या परचेस करो कोई भी कमोडिटी पे, या तुम कोई भी चीज खा रहे हो, उसके भी टैक्स होते हैं, उसके भी इनडायरेक्ट टैक्स तुम भरते हो। द बर्डन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू बाय द टैक्स पेयर, बोले तो प्रोड्यूसर, टू द पर्सन, टू द अदर पर्सन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और ये तो 300 रुपये, हम तो गए थे, हम तो 6,000 का खाना खाने गए थे, ये 300 रुपये का टैक्स हम क्यों भरे? ओके, तो वो लोग ने क्या किया, अपना टैक्स का बर्डन हम पे डाल दिया। देखो वहां पे क्या बोला है, द बर्डन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर। एक्चुअली में देखा जाए तो 6,000 भाई हम खाना खाना, हम टैक्स क्यों भरे? बाय द टैक्स पेयर बोले तो प्रोड्यूसर, जो 6,000 जिसकी होटल है वो प्रोड्यूसर, वो खाना बना रहा है, टू अदर पर्सन, हेंस इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑफ द टैक्स आर ऑन द डिफरेंट हेड्स। ओके, for example, newly implemented goods and services GST in India has replaced almost all indirect taxes and customs. Okay, अब ये सब कॉन्सेप्ट हो गए। अभी पढ़ते हैं गाइस गवर्नमेंट का सोर्स क्या क्या है, नॉन टैक्स सोर्स। ओके, गवर्नमेंट के सोर्स क्या क्या होते हैं, नॉन टैक्स सोर्सेस के। ओके, गवर्नमेंट के नॉन टैक्स सोर्सेस मतलब जो टैक्स नहीं है। ओके, टैक्स नहीं है बट लोगों, गवर्नमेंट की वो इनकम है। ओके, इनकम है। तो पढ़ते हैं गाइस, पब्लिक रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंटरप्राइजेस, गिफ्ट्स, ग्रांट्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज तुमको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एज एन इंडिविजुअल पर्सन हूँ, तो एज एन इंडिविजुअल मेरी काफ़ी सारी नॉर्मल इनकम भी आती है। अननोन अननोन इनकम क्या हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने गिफ्ट दे दिया। ओके, किसी ने मुझे 1 महीने का, 1 साल का मेंबरशिप फीस दे दिया। किसी ने 1 महीने, 1 साल का जिम का मेंबरशिप मुझे गिफ्ट कर दिया। ओके, किसी ने फॉर एग्जांपल, मैंने गवर्नमेंट को बहुत सारा अच्छा अच्छा काम करके दिया, तो गवर्नमेंट ने मेरे को बहुत सारे बेनिफिट दे दिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री कर दिया। ये सारी चीज़ें क्या होती है? गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। मतलब ये मेरी मेरी इनकम नहीं है, हाँ, लेकिन मेरे पास पैसे के रिगार्डिंग कुछ मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज हम कोई भी, जैसे एवरी कंट्री, अगर मैं बात करूँ, 1 लाख लोग, ओके, 1 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। कितने लाख लोग? 1 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, जिसमें से जॉब लगती है ऑलमोस्ट 500 लोगों की। बाकी 95,500, ओके, 99,500 लोगों की फीस का पैसा किधर जाता है? क्योंकि अगर हम कोई भी, जैसे अभी आजकल के टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट भरते हैं तो उसके पैसे लगते हैं, तो तुमको लगता है यूपीएससी और एमपीएससी का जो एग्जाम भरते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन फीस नहीं होता, उसका एग्जामिनेशन फीस नहीं होता? होता है। ऑलमोस्ट 2,300 रुपये के आसपास में तुमको भरने पड़ते हैं। एक बंदा 2,300 रुपया भरता है, तो सपोज करके चलो 1 लाख लोग कितने भर रहे होंगे? ओके, जिसमें से जॉब सिर्फ 500 लोगों की लग रहे हैं, 99,500 लोगों का, ये 23 से इंटू कर लो, कितना बड़ा अमाउंट आएगा। ये अमाउंट जाता किधर है? ये अमाउंट गवर्नमेंट का इनकम होता है कि ये गवर्नमेंट का इनकम होता है। क्या बोलते हैं? द टैक्स इज पेड कंपल्सरीली विदाउट एनी रिटर्न्स, ओके, सर्विस, whereas fees is paid in the return of certain specified services rendered by the government, for example educational fees, registration fees, etc। हम एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फीस ही तो देते हैं। ओके, हम कॉलेजेस में जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस ही तो भरते हैं। तो गवर्नमेंट की फीस लोगों की, गवर्नमेंट की क्या हो गई? इनकम हो गई। इतना समझा? अब आता है गाइस प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। देखो काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गवर्नमेंट के। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, आज मुझे मुझे तिलक नगर से नेरुल जाना है। ओके, नेरुल जाना है, तो मैं टिकट लूंगा, 20 रुपीज़ मेरा फेयर आया, 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ का मैंने फेयर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये तो बहुत छोटा डिस्टेंस है, मुझे मुंबई सेंट्रल से राजस्थान जाना है, अजमेर जाना है, तो नहीं करके भी मैं फर्स्ट एसी में जाऊंगा, तो मेरा टिकट 4 से 5 हज़ार या 3 हज़ार, 3 से 4 हज़ार का बनेगा। ये पैसा जाएगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। रेलवे किसके अंडर का रहती है? गवर्नमेंट के अंदर ही रहती है ना। अभी लोकल ट्रेन है वो किसके अंडर में? गवर्नमेंट के अंडर में ही।
तो देखो क्या बोलते हैं, मॉडर्न गवर्नमेंट सेल वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टू द सिटीजंस। ओके, अ प्राइस इज अ पेमेंट मेड बाय द सिटीजन, मैं पैसा ही दे रहा हूँ ना, अब छोटे डिस्टेंस है तो थोड़ा पैसा, बड़ा डिस्टेंस है तो बड़ा पैसा। तो प्राइस इज अ पेमेंट मेड बाय द सिटीजन टू द गवर्नमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय देम। ओके, फॉर एग्जांपल रेलवे फेयर्स, रेलवे का टिकट लिया, पोस्टल चार्जेस लिया, तो ये सारे पैसे ही है ना जो मैं लेना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से। सर मैं पैसे दे रहा हूँ तो गवर्नमेंट से सर्विस ले रहा हूँ। अभी स्पेशल असेसमेंट देखिए, स्पेशल असेसमेंट फॉर एग्जांपल क्या बोलता है, द पेमेंट मेड बाय द सिटीजन फॉर द पर्टिकुलर लोकेलिटी इन द एक्सचेंज ऑफ सर्टन स्पेसिफाइड फैसिलिटी गिवन बाय देम बाय द अथॉरिटी इज नोन एज अ स्पेशल असेसमेंट। अभी स्पेशल असेसमेंट होता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे लेट मी टेक एन एग्जांपल, मैं इसके रिगार्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्पेशल असेसमेंट कुछ अलग तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई में मैं काम करता हूँ, मैं मुंबई में काम करता हूँ, मेरी फैमिली मुंबई में है, ओके, मेरी वाइफ मुंबई में है, मेरे बच्चे मुंबई में है, मैं बेबीज मेरे सब मुंबई में, ओके, बट ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन, ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन मुझे वो लोग ने पूना शिफ्ट कर दिया। ओके, ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन पूना शिफ्ट कर दिया। अब ये कोई भी मेरे साथ नहीं जाना चाहता, तो मैंने मेरे बॉस को बोला कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरी फैमिली को जाना नहीं चाहती, बट मैं मना कर सकता हूँ क्या, मैं नहीं कर सकता ना। तो मेरा बॉस क्या बोला, एक काम कर किशोर तू जा, ठीक है तू जा, तेरे को रहने के लिए घर बोले तो होम मैं प्रोवाइड करके दूंगा, खाना बनाने के लिए काम वाली बाई चाहिए मैं प्रोवाइड करके दूंगा, लाइट बिल ये सब जो भी है तू कर देना। क्या मैं बोल सकता हूँ, ये स्पेशल असेसमेंट हो गया ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट, स्पेशल रिक्वेस्ट, एम आई राइट और रॉन्ग। ओके, तो आ जाओ, देखो लास्ट में एक लाइन पढ़ता हूँ, वेर एज एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइडेड ऑफ रोड, एनर्जी, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड। अब आप पूरा पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, द पेमेंट मेड बाय द सिटीजन फॉर अ पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए, ओके, इन एक्सचेंज फॉर सर्टन स्पेशल फैसिलिटी गिवन टू देम, ओके, बाय अथॉरिटी इज नोन एज एन स्पेशल असेसमेंट। कोई पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक एक्स वाई जेड फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड करके देना। जैसे फॉर एग्जांपल पॉश एरिया, दे पे अ हाई टैक्स, दे पे अ वेरी ह्यूज टैक्सेस, तो ऑब्वियसली बात है उनको स्पेशल असेसमेंट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो क्या हीरानंदानी की रोड और अपना जो अपने चेंबूर साइड की जो रोड है क्या एक है, नहीं, उधर की रोड एकदम सॉफ्ट है, स्मूथ, वहाँ पे खड्डे वड्डे नहीं मिलेंगे। क्या आपको मरीन ड्राइव जाते हो तो वहाँ पे सफाई अच्छी दिखती है, यस ऑब्वियसली सफाई अच्छी दिखती है क्योंकि वो उधर रखा जाता है, स्पेशली लोकेटेड है वो, स्पेशल असेसमेंट। फॉर एग्जांपल लोकल बॉडीज कैन अलाइ फॉर द स्पेशल टैक्सेस ऑन द रेसिडेंट्स ऑन द पर्टिकुलर एरिया वेयर एक्स्ट्रा फैसिलिटी लाइक रोड, एनर्जी, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड। अभी समझा तुमको स्पेशल असेसमेंट किसको बोलते हैं। नॉर्मली सबको मिल रहा है, हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं टैक्स, हमको स्पेशल असेसमेंट चाहिए, हमको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। अगर हमको रोड दे रहे हो तो रोड एकदम अच्छा देना, एनर्जी दे रहे हो तो ऐसा देने दे कि एनर्जी ऐसा आना चाहिए कि कट ऑफ कभी होना नहीं चाहिए, वाटर सप्लाई ऐसा जो प्यूरिफाइड वाटर हो, ये सारी चीजें। दूसरी जो इनकम है गाइस, वो बॉयज लोग अच्छे से समझेंगे गाइस, वो है फाइन्स एंड पेनल्टी। ओके, बिना हेलमेट के चला रहे हो, फाइन्स एंड पेनल्टीज पड़ते रहता है, ये है दूसरा गवर्नमेंट का इनकम। अभी तुम लोग बोलेगा सर वो पांडु को 100 रुपया दिया, क्या वो गवर्नमेंट को ही आ रहा है, नहीं, अगर तुम रिसिप्ट लेके आ रहे हो तो वो इनकम तुम्हारे गवर्नमेंट के पास जाता है, और तुम उसको 100 रुपया देके गए सब रफू चक्कर कर रहे हो, हाँ चलो छोड़ो छोड़ो जाने दो जाने दो, तो वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। तो देखो क्या बोला है, द गवर्नमेंट इम्पोज फाइन्स एंड पेनल्टीज ऑन दोज हु वॉयलेट्स, वॉयलेट्स बोले तो तोड़ना, मतलब लोगों को नहीं, कानून को तोड़ना, इन द लॉ ऑफ कंट्री। दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ impositions of the fines and penalties is not to earn income but to discourage the citizen for violating the law framed by the government। अब ये लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि फाइन्स एंड पेनल्टी हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, वो तो इसीलिए दे रहे हैं कि तुम समझ जाओ कि अगर तुम कुछ गलती करोगे तो हम तुमसे पैसे लेंगे। देखो क्या बोला है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोजिंग, ओके, इम्पोजिंग ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टी इज नॉट टू अर्न इनकम बट टू डिस्करेज, शो करना, सिटीजन फॉर वायलेटिंग द लॉ फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल फाइन्स फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स एक्सेट्रा, हाउएवर इनकम फ्रॉम दिस सोर्स इज वेरी स्मॉल, ऐसा बोला जाता है गाइस, बहुत है। अगर ये 100 रुपये पांडु के हटा दो ना तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा कमाती है, 100 रुपये पांडु लेके चला जाता है तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या आएगा,
गवर्नमेंट की जगह तो पांडु कमा रहा है। अब आते गाइस गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन। जैसे मैंने तुमको पहले बताया था, मेरे मुझे गिफ्ट मिल रहे हैं, वैसे गवर्नमेंट को भी काफी सारे गिफ्ट मिलते हैं। मुझे ग्रांट्स मिल रहे हैं, गवर्नमेंट को भी काफी सारे ग्रांट्स मिलते हैं। मुझे डोनेशन मिल रहे हैं, गवर्नमेंट्स को भी काफी सारे डोनेशंस मिलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये रेवेन्यू हो गई ना। अच्छा, ये क्या टैक्स से आई? नहीं ना, दिस इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, पढ़ते गाइस। द गवर्नमेंट में ऑल्सो अर्न सम इनकम इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स बाय द सिटीजन्स एंड अदर। अभी गवर्नमेंट को काफी सारे गिफ्ट भी मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया तो फॉरेन कंट्रीज गवर्नमेंट को काफी सारे गिफ्ट देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने खुद के लोग भी कभी कभी गवर्नमेंट को गिफ्ट दे देते हैं। द गवर्नमेंट में ऑल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर द जनरल एंड स्पेसिफाइड पर्पस। फॉरेन गवर्नमेंट से भी काफ़ी सारे ग्रांट्स मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इसराइल से, इसराइल से इंडिया में, ओके, इसराइल से इंडिया में ऑयल इंपोर्ट होता है। ओके, ऑयल इंपोर्ट होता है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, एक काम करो तुम हमको एक्सपोजर चीज दे दो, हम आपको ये कम प्राइस में देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 100 में देते हैं, अब 80 में दे देंगे, ग्रांट कर दिया। ओके, तो ऐसी ऐसी काफी सारी ग्रांट्स गवर्नमेंट को मिलती रहती है। ओके, फिर यस, ओके, फ्राइड्स एड्स इम्पोर्टेंट, ये कुछ काम का नहीं है, उतना पढ़ोगे तो भी चलेगा। स्पेशल लीव एंड बोरोइंग तुम लोग खुद कर लेना, इजी पड़ेगा, उसका कोई इशू नहीं है। एंड उसके बाद में गाइस पब्लिक डेप्थ में एक बार समझा देता हूँ तुमको। जैसे हर एक इंडिविजुअल के सर पे लोन होता है, ओके, लोन होता है, वैसे गवर्नमेंट के सर पे भी लोन होता है। ओके, गवर्नमेंट के सर पे भी लोन होता है, इतना है याद रखना। लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू रेज लोन्स, उनके ऊपर लोन भी होते हैं और उनको लोन रेज करना भी होता है। इनफैक्ट राइजिंग डेप्थ इज मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ एनी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ये एक्टिविटी को करती है बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सीड गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतना है, ओके, गवर्नमेंट रेवेन्यू इतना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट रेवेन्यू बहुत कम है। तो ये जो पोर्शन है गाइस, इस पोर्शन को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट लोन लेती है ताकि सब सेटल हो पाए। ओके, तो देखो वहाँ पे क्या बोलता है, दो टाइप ऑफ लोन रहते हैं, एक होता है तुम्हारा इंटरनल डेप्थ, एक होता है तुम्हारा एक्सटर्नल डेप्थ। इंटरनल डेप्थ क्या बोलता है, व्हेन द गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम इट्स सिटीजन्स, बैंक, central bank, financial institution, business houses, etc. within the country, within the country is known as an internal debt. उसी जगह पे अगर तुम लोग बात करोगे एक्सटर्नल डेट क्या होता है, एक्सटर्नल डेट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय कंट्री इंडिया, ये बाहर के लोगों से जब मैं पैसा उठाता हूँ, ओके, वो एक्सटर्नल डेप्थ होता है। ये थोड़ा ऑमलेट जैसा हो गया लेकिन थोड़ा समझ लो। ओके, तो when the government borrow from the foreign government, foreign bank or institution, international organizations like IMF बोले तो international monetary funds, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा इज नोन एज एन एक्सटर्नल डेप्थ। इन लोगों से जब सरकार पैसा उठाती है तो वो एक्सटर्नल डेप्थ होगा, इन लोग से पैसा उठा रही है तो क्या होगा, वो इंटरनल डेप्थ। बस, ओके, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद में गाइस तुमको 2 से 3 चीज मैं पढ़ा के बताऊंगा, डेट इज रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ बजट पढ़ेंगे अपन, दैट इज बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। ये तुमको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ के बताऊंगा गाइस। सो अभी इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। एंड मेक श्योर करना गाइस, मैं बोर्ड के हिसाब से तुमको कुछ चीज़ बता दूं मैं, तो जस्ट अ मिनट। ओके, सो गाइस गवर्नमेंट, हाँ, बोर्ड के हिसाब से अगर मैं तुमको प्रिपरेशंस की बता दूं तो वो बोर्ड्स के अंदर कुछ चीज़ें याद रखना। जैसे कि ओके, जैसे कि ये चैप्टर के अंदर तुमको पढ़ के जाना है। ओके, ये चैप्टर में तुमको पढ़ के जाना पड़ेगा। एक सेकेंड, ओके, ये चैप्टर में तुमको पढ़ के जाना पड़ेगा ये। ओके, फाइन, ये चैप्टर को करके जाना गाइस। ओके, इसके अंदर से तुम लोग को जो MUNTU है उसको इग्नोर कर सकते हो तुम। आफ्टर दैट बस इस चैप्टर से 8 मार्क के क्वेश्चन आने चांसेस है, इस चैप्टर से 8 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट और नेशनल इनकम, ओके, 8 मार्क के लिए ये चैप्टर प्लीज करके जाना। ओके, एक यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर सिर्फ एक DMU करके चैप्टर है, वही एक ऐसा चैप्टर है जो 8 मार्क के लिए आ सकता है। बाकी ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो 8 मार्क के लिए तुमको पूछा जा सकता है।
एक डीएमयू है, डिमांड एनालिसिस, इसे यूटिलिटी एनालिसिस में एक डीएमयू एक ऐसा क्वेश्चन है जो तुमको 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, उसमें से और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और डिमांड एनालिसिस में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड विद असम्पशन एंड एक्सेप्शंस, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ओके। ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जो तुमको 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इस चैप्टर के अंदर है। और जो डिमांड के अंदर थे वही सेम सप्लाई के अंदर रहेंगे, सेम डिमांड की जगह सप्लाई हो जाएगा तो वो सप्लाई एनालिसिस हो जाएगा। इंडेक्स नंबर की इसको जरूरत नहीं है गाइस, 8 मार्क के अंदर कोई इंडेक्स नंबर का पूछा नहीं जाएगा। नेशनल इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल इनकम के अंदर 2 ऐसे क्वेश्चन है जो 8 मार्क के लिए आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं ये साल। सबसे पहला क्वेश्चन है मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, फिर दूसरा है डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। ये 2 क्वेश्चन जो है गाइस ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड प्रोस्पेक्टिव के लिए ये साल के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिटेलिंग में जाके बता दूंगा कौन से क्वेश्चन और आ सकते हैं गाइस। स्टे कनेक्टेड एंड कुछ भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स पे लिख देना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड गाइस।